ऑलराइट, तो इससे पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरह से किसी भी एक चार्ज के द्वारा किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाई जाती है। हमने ये भी सीखा कि अगर किसी भी बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है उससे हम किसी दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसके क्या मेथड्स हैं। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि वो जो फोर्स हमने निकाली थी ना, मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा था वो किस डायरेक्शन में लगाता है, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्मूले में कैसे एनालिसिस करेंगे। मतलब कूलम्स लॉ ने अपना जो फोर्स का फॉर्मूला दिया था, वो फोर्स के फॉर्मूले की डायरेक्शन वाला जो पार्ट है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं सुना उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पहले वो पिछला लेक्चर सुने, क्योंकि जब तक उनको यही नहीं पता होगा कि कूलम्स फोर्स है क्या तो वो डायरेक्शन जान के क्या करेंगे, ठीक है ना। तो यस, कूलम्स लॉ इन वेक्टर एडिशन इंपॉर्टेंट है, पर ये उसी को ही समझ में आएगा जिसने पिछले लेक्चर वाली बात को सुना हुआ है। ओके, तो कूलम्स के द्वारा एक बड़ी ही सिंपल सी एनालॉजी डिस्कस की गई। उन्होंने ऐसा बोला कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाता है उस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ना, वो डायरेक्शन हमेशा इन दोनों चार्जेस के साथ में जो लाइन ज्वाइनिंग है उसकी डायरेक्शन में होती है। बात बड़ी ही सिंपल है कि जब हम एक चार्ज और दूसरे चार्ज को इस प्रकार रखते हैं तो सबसे पहले इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करो। अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियसली इनके बीच में कौन सी फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। रिपल्सिव फोर्स अगर लगेगी तो वो रिपल्सिव फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इधर लगेगी, इधर लगेगी, किधर लगेगी। कूलम्स ने इस बात को साफ किया कि वो जो रिपल्सिव फोर्स लगेगी वो इन दोनों चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग की ही डायरेक्शन में लगेगी। वो इन दोनों चार्जेस की बेटा लाइन ज्वाइनिंग की ही डायरेक्शन में लगेगी। अब इतनी सिंपल सी बात कूलम्स ने बोल दी, पर इस बात में एक छोटी सी बात है जो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है किताबों में से, ठीक है। उस बात को मैं साफ साफ तरीके से आपको समझाऊंगा। लेट अस सपोज इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। इसने जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाई वो F फोर्स लगाई। ये r जो है ना, ये हमें बताता है कितना डिस्टेंस है, पर हमें क्या सीखना है, हमें ये सीखना है कि ये डिस्टेंस किस डायरेक्शन में, मतलब हम इस डिस्टेंस की वेक्टर इक्वेशन लिखना चाहते हैं, हम इस डिस्टेंस को पोजीशन वेक्टर के इन टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी भी आपने डिस्टेंस को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में बेटा रिप्रेजेंट करना हो, एक तरीका है, इसको अपने दिमाग में बिठा लेना। वो क्या है कि जहां तक तुम्हें डिस्टेंस लिखना है उसको पहले लिखो, जहां से तुम्हें डिस्टेंस लिखना है उसको बाद में लिखो। तो डिस्टेंस के लिए फंडा साफ है, तुम्हें जहां तक डिस्टेंस लिखना है उसको पहले लिखोगे, तुम्हें जहां से डिस्टेंस लिखना है उसको बाद में लिखोगे। अब क्योंकि तुमने डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया तो इस डिस्टेंस के ऊपर क्या डालोगे, वेक्टर डालोगे। तो बात एकदम क्लियर है। इसी प्रकार ये Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाई, तो फोर्स के लिए भी फंडा सीख लो। जिसने फोर्स लगाई उसको आगे लिखोगे, जिसके ऊपर फोर्स लगी उसको बाद में लिखोगे। और क्योंकि अब आपने डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया तो इसके ऊपर क्या डाल दोगे बेटा, वेक्टर डाल दोगे, ठीक है। अब इस वेक्टर वाली जो बात है इसके बारे में तो +1 में हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ रखा है। उस चैप्टर का एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला ये कहता है कि जब भी कभी भी तुम्हें किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना हो तो बड़ा सिंपल है, पहले उसका वेक्टर लिखो, फिर उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो। ओके, तो इधर से हम चाहें तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज भी करके बना सकते हैं कि अगर किसी का मेरे को वेक्टर लिखना है तो क्या मैं उसका यूनिट वेक्टर इनटू उसका मैग्नीट्यूड नहीं कर सकता? भाई कर सकते हैं ना, सिंपली इसको ऊपर ही तो लेके गए हैं। तो हमने इस बात को अब यूज करना है कि किसी भी वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है, उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की फोर्स की इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मान लिया जाए F फोर्स लगाई गई है, इस चार्ज ने इस चार्ज के ऊपर F फोर्स लगाई है। ये F फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, पिछले लेक्चर में बताया था ना, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये होती है वो फोर्स जो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर लगाता है। बात क्लियर है।
ये फोर्स का फॉर्मूला हमें बताता है कितनी फोर्स लग रही है, मतलब ये हमें क्या बताता है, ये बेटा हमें मैग्नीट्यूड बताता है। अगर कभी भी तुम्हें कोई वेक्टर लिखना हो तो वेक्टर लिखने का क्या फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो यूनिट वेक्टर के साथ। तो ये मैग्नीट्यूड तो हमने लिख डाला, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस के यूनिट वेक्टर के साथ। तो अब इस फोर्स का यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, R21 का कैप। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बड़े ही सिंपल तरीके से हमने सीखा है किसी भी वेक्टर को लिखने का क्या फंडा है, पहले मैग्नीट्यूड लिखिए फिर यूनिट वेक्टर लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला अपने को बोलता है। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने लिख दिया कितनी फोर्स लग रही है, यूनिट वेक्टर के लिए मेरे को लिखना था वो फोर्स किस दिशा में लग रही है, डायरेक्शन में लग रही है। और यहाँ पर पोजीशन वेक्टर मतलब डायरेक्शन वेक्टर कौन बता रहे हैं, R21, तो इसके साथ में R21 को मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब इसी तरह से आप एक और फॉर्मूला बना सकते हो, ये वाला चार्ज भी तो इस चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, किधर को लगाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो मैं इस वाली फोर्स को कैसे लिखूंगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², क्योंकि वो फोर्स भी तो इन दोनों के बीच में लग रही है तो उतनी ही लगेगी। पर अब की बारी फोर्स इसने लगाई है इस पर, तो फोर्स के मामले में मैंने आपको अभी अभी बताया है जिस ने लगाई होती है वो आगे आता है, जिसके ऊपर लगी होती है वो बाद में आता है, ठीक है। इसी तरह से अब डिस्टेंस के मामले में हम क्या लिखेंगे, जहां तक डिस्टेंस लिखना है उसको आगे लिखेंगे, जहां से डिस्टेंस लिखना है उसको पीछे लिखेंगे। अब क्योंकि हमने डायरेक्शन वाली बात कर डाली है तो इसके ऊपर वेक्टर आएगा। बात समझ गए? तो अब मैं इसकी अगर वेक्टर फॉर्मेशन करना चाहता हूं तो मैग्नीट्यूड के साथ किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, मैग्नीट्यूड के साथ मेरे को यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर के लिए मैंने लिख दिया R12 का यूनिट वेक्टर, ओके। तो एकदम बात साफ है, इसमें बस एक चीज की कमी है, ऊपर वाला जो फोर्स का मैंने फॉर्मूला लिखा है वो Q1 ने फोर्स लगाई है Q2 के ऊपर, तो यहां पर 1 2 लिखना आवश्यक है। नीचे वाला जो मैंने फोर्स का फॉर्मूला लिखा है उसमें 2 ने फोर्स लगाई है 1 के ऊपर, तो 2 1 लिखना आवश्यक है। बात क्लियर होती है काफी, ठीक है, ओके। इस फोर्स में अब दो चीजें नोट कर रहे हो। सबसे पहली चीज कि ये जो मैग्नीट्यूड वाला कंटेंट है ना, ये मैग्नीट्यूड वाला जो हिस्सा है ये दोनों में सेम है। तो मतलब कूलम्स यहां पर क्लैरिफाई करते हैं कि एक चार्ज और दूसरा चार्ज जब आमने सामने रखा जाएगा तो जितना एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरा एक पर फोर्स लगाएगा। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये बड़ा है ये छोटा है। जब भी फोर्स लगती है वो यूनिफॉर्मली लगती है, वो एक एवरेज फोर्स लगती है, ठीक है। तो बात अपने दिमाग में स्टोर कर लो कि बड़ा या छोटे वाला सीन इसमें नहीं आता। जितनी इसने इस पर फोर्स लगाई उसने भी इस पर उतनी ही फोर्स लगाई है मैग्नीट्यूड वाइज। आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, ठीक है। वो उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। पर बदलेगा क्या, बदलेगी डायरेक्शन, डायरेक्शन बदलेगी। इसीलिए तो ऊपर वाले में R21 आया, नीचे वाले में क्या आ गया, R12। ये जो हमने बेटा अभी अभी सीखा ना, दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। इसके मैं आपको 2-3 तरीके बताने वाला हूँ। ये 2-3 तरीके सीखने के बाद न्यूमेरिकल्स आपको परेशान कर जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। बस अपना दिमाग ओपन रखना, ठीक है ना। तो करना तो बाकी आपको ही है, आप कितना बात को याद रखते हो, कितना बात को डीपली समझते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है, ओके। दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग। अब हम सीखेंगे दूसरा तरीका। हम एक और बात जानते हैं कि यूनिट वेक्टर को कभी भी तोड़कर क्या लिखा जा सकता है, यूनिट वेक्टर को कभी भी तोड़कर लिखा जा सकता है नॉर्मल वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं चाहूं तो मैं इस F12 वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² मल्टीप्लाई बाय R21 का वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। बात तो साफ है, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, R21 का मैग्नीट्यूड क्या बताता है, R21 का मैग्नीट्यूड बताता है यहां तक डिस्टेंस यहां से,
और R12 का मैग्नीट्यूड क्या बताता है, यहां तक डिस्टेंस यहां से। तो अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज सोचो बेटा तो ये डिस्टेंस तो सेम ही है, सिर्फ दिशा ही तो बदली है। मतलब R21 है इस दिशा में, R12 है इस दिशा में, पर है तो उतना ही डिस्टेंस दोनों में। तो मैग्नीट्यूड में कभी भी डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड में हमेशा क्या होता है, मैग्नीट्यूड में हमेशा कितना है वो होता है। अब जितना R21 है उतना ही R12 है, तो मैं बड़े आराम से इसके ऊपर से मैग्नीट्यूड हटाकर इसको सिंपली क्या लिख सकता हूं, R लिख सकता हूं। तो बात आपको समझ में लग गई। अब ये क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R इंटू R विल बिकम R³ इंटू R21 का वेक्टर। ठीक है, ये एक तरीका हमने और सीख लिया किसी भी वेक्टर इक्वेशन को लिखने का कूलम्स फोर्स में। इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी लिख सकते हैं, F21 वाले वेक्टर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² इंटू R12 का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हटाकर क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अगेन कभी भी किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर मैग्नीट्यूड आ जाए तो उसको आप बिना किसी डायरेक्शन के सोच सकते हो। मतलब ऐसा सोचना है मैग्नीट्यूड आ गया ना तो डायरेक्शन का असर खत्म। ठीक है, अगर डायरेक्शन का असर खत्म तो असली में तो ये आ रही है, तो R वाले डिस्टेंस ने इसको क्या बना दिया, R³। बात समझ में लग गई। ये हमने दूसरे वाले फोर्स के भी फॉर्मूले को लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूलेस को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आप एक चीज देखते हो कि R21 जो है वो ये वाली डायरेक्शन है और R12 जो है वो ये वाली डायरेक्शन है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि R12 वाली जो डायरेक्शन है वो R21 वाली डायरेक्शन का नेगेटिव है? हाँ भाई, वैसे तो वो सेम ही है। ठीक है, वो इक्वल तो है ही ये डिस्टेंसेस, पर सिर्फ डायरेक्शन ही तो बदली हुई है उनमें। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन बदली हुई है तो मैं बड़े आराम से क्या लिख सकता हूँ, F21 को लिख सकता हूँ। देखो बाकी सब तो सेम ही है ना, F21 में जो इतना हिस्सा है वो इसके बराबर है, जो R21 है वो R12 के ही बराबर है। R21 और R12 आपस में बराबर ही है। ठीक है, केवल फर्क किस चीज का है, केवल फर्क है माइनस के साइन का। तो F21 जो है दैट विल बी नेगेटिव ऑफ F12। तो बात बड़ी ही सिंपल है, मैं चाहूं तो R12 को मैं लिख सकता हूं माइनस R21 वाला वेक्टर। ठीक है, ये माइनस का साइन हमने आगे लिख दिया, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपका किसका बन गया, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया F12 का, सिर्फ माइनस लग गया। ठीक है ना, तो ये जस्ट मैंने आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था। आप ओरिजिनल वाले एक्सप्रेशंस को ज़रूर नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो एक्चुअल में हमने यहाँ पर देखा कि F21 जो था वो R12 वेक्टर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³ है। और इसी के ही साथ में हमने ये भी सीख लिया कि F12 वाला जो है दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू F21 वाला वेक्टर। इसको बॉक्स में बंद कर लो। तो अभी तक हमने दो तरीके सीखे। इन दो तरीकों से हम किसी भी चार्ज के द्वारा किसी दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाई जाती है उसको डायरेक्शनल वे से एनालाइज कर सकते हैं। इसका एक थर्ड वे भी होता है, वो भी हम सीख लेते हैं। ये थर्ड वे जनरली एग्जामिनर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है थोड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस बनाने का। ठीक है ना, तो है मुश्किल नहीं है बहुत हल्का है, पर एक चीज़ है जो बाकी चीज़ों के कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल से समझ में आती है, तो उस पर क्वेश्चंस बनाने में हमेशा एग्जामिनर्स को इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, तो वो हम अभी समझ लेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा कितनी को वो चीज़ है। ठीक है, ओके, तो इतनी चीज़ को नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम सीखेंगे अगर कभी भी दो चार्जेस ऐसे स्ट्रेट लाइन में ना रखे जाएं तो वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करो। ऑलराइट,
मान लिया जाए स्पेस में कहीं पर भी दो चार्जेस को रखा गया है Q1 Q2 इस तरह से। इसको हमने ओरिजिन कंसिडर कर लिया। ये जो Q1 वाला चार्ज है इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है हम इसको R1 मान लेते हैं और ऊपर वेक्टर भी डाल लेते हैं, क्योंकि ये ओरिजिन से जब भी कभी भी हम लाइन ज्वाइन करते हैं किसी भी पॉइंट की, वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। इसी प्रकार Q2 से जब हम लाइन ज्वाइन करते हैं ओरिजिन की, वी विल कंसिडर इट एज R2 और इसके ऊपर हम एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। Q1 और Q2 ये दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इन दोनों में आपस में फोर्स लग रही होगी, ठीक है। ये वाला चार्ज जो इस पर फोर्स लगा रहा होगा उसकी डायरेक्शन इधर को होगी, ये वाला चार्ज जो इस पर फोर्स लगा रहा होगा उसकी डायरेक्शन इधर को होगी। अभी अभी हमने ये एनालाइज किया है कि कभी भी अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन लिखनी हो तो उसको लिखने का क्या तरीका होता है, किसने लगाई फोर्स, किस पर लगाई फोर्स। तो मैं इस फोर्स को क्या बोलूंगा, 1 ने लगाई है 2 पर, और मैं इस फोर्स को क्या बोलूंगा, 2 ने लगाई है 1 पर। और क्योंकि यहां पर मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी तो इस फोर्स और इस फोर्स के ऊपर हम वेक्टर्स ड्रॉ कर देंगे। ओके, सबसे पहले हम F12 को निकालेंगे, मतलब हम वो फोर्स निकालेंगे जो 1 ने लगाई है 2 के ऊपर, ठीक है। तो अगर फोर्स 1 ने 2 के ऊपर लगाई है तो इस लाइन की डायरेक्शन कौन सी होगी, इधर को होगी, क्योंकि 1 लगा रहा है ना 2 पर, तो इसकी डायरेक्शन इधर को ऐसे ड्रॉ की जाएगी। अब ओरिजिन से हमेशा किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन इस तरह से पोजीशनेट की जाती है, और इस वाले पॉइंट की डायरेक्शन हम कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। गॉट इट। अब +1 में जब आपने वेक्टर्स पढ़ा था तब आपने वेक्टर लॉ पढ़ा था ट्रायंगल का, ठीक है। ट्रायंगल का वेक्टर लॉ एकदम साफ है, उसमें बोला जाता है अगर दो डायरेक्शन सेम कन्फिग्रेशन में हैं दैट विल बी इक्वल टू द ऑपोजिट कन्फिग्रेशन। मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स की डायरेक्शन एक जैसी है, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम डायरेक्शन में है, ये वाली जो साइड है, ये जो R2 वाली जो साइड है ना, ये बेसिकली इन दोनों साइड्स को टक्कर मार रही है, तो इसको हम क्या मानेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमने तब पढ़ा था कि ये वाली डायरेक्शन प्लस ये वाली डायरेक्शन विल बी इक्वल टू ये R2 वाली डायरेक्शन। अब लेट अस सपोज मैंने ये Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसको डेल्टा R कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो बात एकदम साफ हो गई कि R1 प्लस डेल्टा R वाला जो डिस्टेंस है, मतलब R1 का वेक्टर एंड डेल्टा R का जो वेक्टर है वो किसके बराबर है, R2 के वेक्टर के। तो मतलब डेल्टा R वाला जो वेक्टर है वो किसके बराबर हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो बात साफ है। ओके, अब सबसे पहले F12 को हम लिखेंगे। F12 मतलब तरीका अपना वही रहेगा, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ में किसको मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ में बेटा मल्टीप्लाई करना है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के यूनिट वेक्टर को, मतलब इसके यूनिट वेक्टर को, ठीक है। अब ये देखने में कितना ऑड सा लगता है, तो अगर बेटा ये देखने में ऑड लगता है ना, तो अपना वो दूसरे वाला हम मेथड यूज कर लेंगे। दूसरे वाले वेक्टर मेथड में मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर कभी भी F12 वेक्टर आपको लिखना है दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R21 का वेक्टर, ठीक है ना। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर डालने की बजाय आप किसको प्रेफर करोगे, आप नीचे, अब यहाँ पर R की जगह पर हमें क्या लिखना है, इसके बीच का डिस्टेंस, और इसके बीच का डिस्टेंस किससे डिनोट हो रहा है, डेल्टा R से। तो बेसिकली यहाँ पर डेल्टा R का स्क्वायर लिखना बनता है अपना। तो अगर डेल्टा R का स्क्वायर लिखना बनता है दैट विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1 का स्क्वायर। तो अगर हम इस तरह से यूनिट वेक्टर नहीं डालना चाहते तो हम ये वाली टेक्निक अपनाएंगे। ये वाली टेक्निक में R के ऊपर क्यूब होता है,
आर के ऊपर क्यूब होते हैं तो इसके ऊपर इस तरह से 3 आ जाएगा, गॉट इट। एंड R2 माइनस R1 के ऊपर क्या आ जाएंगे, वेक्टर्स आ जाएंगे। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आपने साथ साथ में नोट्स बनाए तो आपको एकदम रिलेट हो गया होगा कि यूनिट वेक्टर वाला काम हटाकर हमने वेक्टर वाला काम क्यों किया और किस तरह से किया। बेटा देखो, जो हमने वे नंबर 1 सीखा ना, उस वे नंबर 1 में फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ में यूनिट वेक्टर आता है। जो वे नंबर 2 सीखा वो एकदम वे नंबर 1 जैसा ही है, पर उसमें यूनिट वेक्टर की जगह पर क्या आता है, नॉर्मल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पोजीशन वेक्टर वाला ट्रेंड अपनाया है। ठीक है, अगली चीज़ हम करते हैं, इसके ऊपर वेक्टर डाल देते हैं क्योंकि ये डायरेक्टेड है। अगर मेरे को 2 ने जो 1 पर फोर्स लगाई है वो कैलकुलेट करनी है, मतलब F21 का वेक्टर अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला होएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन। अब अगर मेरे को Q2 के द्वारा Q1 पर जो फोर्स लगाई जा रही है उसकी बात करनी है, तो ये बीच का डायरेक्शन का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर ये डायरेक्शन का साइन चेंज हो जाएगा तो अब हमारा ट्रायंगल भी नया बन गया। तो अगर नया ट्रायंगल बन गया तो आप देखो, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और ये R1 वाला वेक्टर अब टक्कर मार रहा है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि R2 वाला वेक्टर प्लस डेल्टा R वाला वेक्टर किसके बराबर है, R1 वाले वेक्टर के। मतलब डेल्टा R वाला वेक्टर किसके बराबर है, R1 वाला वेक्टर माइनस R2 वाला वेक्टर। बात एकदम क्लियर है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, टाइम जरूर लगेगा समझने में, पर अगर ध्यान से करोगे तो इतना भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर R1 माइनस R2 इक्वल टू डेल्टा R अपना आ गया जब इसकी डायरेक्शन को हमने पलटाया। तो इसके नीचे अब हम क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R1 माइनस R2 इस तरह से, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, वेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि अगर कभी भी दोनों के दोनों चार्जेस तुम्हारे स्पेस में पड़े हैं, किसी भी डायरेक्शन में पड़े हैं, तो बड़े आराम से हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर एक ओरिजिन मानेंगे, इस तरह से पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और सारी उसकी वेक्टर इक्वेशंस लिख देंगे। ठीक है, अब अगली बात है कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म जो है, ये पेपर में अगर आएगी तो आपको क्या लिखना है, मतलब इसका वे नंबर 1 लिखना है या वे नंबर 2 लिखना है, वे नंबर 3 लिखना है, क्या लिखना है, ये अक्सर बच्चों का सवाल होता है। देखो बेटा, क्वेश्चन एकदम जायज़ है, पर इसका जवाब केवल एक ही है, आपको क्या लिखना है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर तो आपका क्वेश्चन है 1 या 2 नंबर का, तो आप वे नंबर 1 लिख दो, साथ में वे नंबर 2 दिखा दो, बस मोर देन सफिशिएंट, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपका क्वेश्चन आ गया 3 नंबर का, तो आपको वहाँ पर वे नंबर 1 के ऊपर लिखना पड़ेगा कि अगर हमें वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो इस तरह से हम लिखेंगे, साथ में उसके यूनिट वेक्टर वाला तरीका है। फिर आप उसके नीचे लिखोगे, अगर आप चाहते हो कि ये यूनिट वेक्टर हटकर नॉर्मल पोजीशन वेक्टर में बदल जाए तो आप वे नंबर 2 लिखोगे। इसके बाद तीसरे वाला पॉइंट डालकर आप उसमें लिखोगे, अगर हमारे दोनों के दोनों चार्जेस स्पेस में पड़े हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करके आप इस तरह से दिखाओगे। 3 नंबर में तीनों काम कर देना, एग्जामिनर के पास मौका ही नहीं होगा मार्क्स काटने का। ठीक है, अब अगली बात हम करते हैं, आखिरी बात। कूलम्स ने हमें प्रॉपरली बता दिया कि जो भी फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर लगाएगा वो फोर्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² के बराबर होगी। इतनी होगी वो फोर्स। इसमें मैं अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा क्योंकि बहुत कर ली हमने डायरेक्शन की बातें। ठीक है, किसी ने कूलम से ये सवाल किया कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है, इसको ज़रा डिफाइन करके बताओ। तो कूलम ने बड़ी सुंदर उसकी डेफिनेशन दी। कूलम ने बोला, अगर कभी भी तुम 2 चार्जेस को आमने सामने रखते हो, मतलब तुम्हें नहीं पता कि वो दोनों चार्जेस कितने कूलम के हैं, ठीक है ना, आप तो जानना चाहते हो ना 1 कूलम कितना होता है, तुम्हें पता ही नहीं है दोनों चार्जेस कितने कूलम के हैं। कूलम ने बोला, अगर आप इन दोनों चार्जेस को आमने सामने रखते हो और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का सेट कर देते हो,
मतलब अगर डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना हो जाए, 1 हो जाए, और ये दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है वो फोर्स 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 जितनी लगनी स्टार्ट हो जाए। मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। तो अगर बेटा फोर्स जो है वो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 के बराबर हो गई, तो ये Q1 इंटू Q2 का जो प्रोडक्ट है ये तो अपने आप ही क्या हो गया, 1 हो गया। बात समझ गए ना। तो किसी ने कूलम से पूछा कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है, कूलम ने उसका जवाब ये दिया, अगर कभी भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 हो जाए तो इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अपने आप ही क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और दो चीजों का प्रोडक्ट 1 तब होता है जब वो दोनों चीजें 1-1 हो। मतलब और भी बहुत तरीकों से होता है 1, पर फ्रैक्शनल चार्ज तो हो नहीं ना सकता, ठीक है।